students, welcome back to Board Prep. Today in this lecture we are going to continue with our biology series of chapter and अब तक हम बाकी दो chapters कर चुके हैं, reproduction and heredity 1. तो अगर नहीं देखे हैं lectures, please go and watch those lectures. They have been being covered conceptually and briefly. और next chapter हमारा है our environment. आर एनवायरमेंट अगेन इस पे भी हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की हैबिट है थोड़ा सा ना स्टोरी फॉर्मेट में वो लेके चलती है. ठीक है, हम पॉइंट आउट करेंगे कि देखो चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है एंड उसमें से कौन कौन से तुम्हारे जो है क्वेश्चंस, पोटेंशियल क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यू बेस तो नहीं है. 5 मार्क का 3 मार्क का थोड़े से लार्जर क्वेश्चंस जाने वाले हैं. कंसेप्चुअल रहेंगे, इनके रहेंगे कि डेफिनेशंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टर्म्स एटसेट्रा. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर आर एनवायरमेंट. फर्स्ट टॉपिक है इसका इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम पढ़ना है, देन उसके कंपोनेंट्स. अब स्टार्ट करते हैं पहले कि इकोसिस्टम क्या होता है. एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट क्या है? इट इज़ आवर सराउंडिंग. सराउंडिंग्स में वी हैव मेनी थिंग्स. हमें बहुत सारे फीचर्स है, कौन से, कुछ लिविंग भी हैं, कुछ नॉन लिविंग भी हैं. ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या है? क्या पूरा इन्वायरमेंट हमारा इकोसिस्टम है? इन्वायरमेंट में हमारी सराउंडिंग्स भी आती हैं. सराउंडिंग्स में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे मेरे पास में पोडियम भी है, आई हैव दिस पेन ऑल्सो. ये मैं सराउंडिंग्स में बहुत सारे एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. बट देन स्पेसिफिकली उस एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम किसे कहते हैं हम, उस वो एक किस तरह का सिस्टम है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या है. तो बेसिकली अगर हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, इन्हीं दो कंपोनेंट्स से, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से ही इकोसिस्टम बनता है. इसमें लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बट सिर्फ ऐसे नहीं कि बस रखे हुए हैं कि यहाँ पे एक टेबल है एंड आई एम द लिविंग बीइंग स्टैंडिंग हियर. तो ये कोई इकोसिस्टम नहीं है. इफ आई एम इंटरैक्टिंग विद माई एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर मैं एक लिविंग बीइंग हूँ या कोई और भी लिविंग बीइंग है यहाँ पे एंड देन वो इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, देन इट विल बी क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम. ठीक है, तो वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा. अब इसमें सबसे पहले यही आता है कि इकोसिस्टम, इट्स अ सिस्टम इन द एनवायरनमेंट which includes both components, abiotic components also and biotic components also, but they both are interacting also. So it's an interaction between the biotic and abiotic components of the environment that will constitute a ecosystem. ठीक है, इकोलॉजिकली एक सिस्टम बना है वो, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं. तो ये तो दो उसके कंपोनेंट्स हो गए, एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक हमें पता है कि लिविंग है, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, starting from microorganisms till our complex animals. तो although वो divide कर रखे हैं, we'll go further with this details also. Next is abiotic. Abiotic में सोचो क्या नॉन लिविंग थिंग्स है जो अदर फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट प्रेजेंट है. वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वी हैव द एटमॉस्फेयर गोइंग ऑन, वी हैव द लैंड वी आर स्टैंडिंग ऑन. तो ये सब क्या है? दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स. अब इसके साथ वी आर इंटरैक्टिंग ना, तो दैट इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एबायोटिक वो कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम. ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर हम देखते हैं तो बस ये एग्जांपल्स आप ध्यान रखो, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है. इकोसिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, तो उतना ही पढ़ो इसमें. अब ये बहुत सारे डेफिनेशंस, मतलब इन स्पेसिफिक टर्म्स में मत जाओ कि बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टर्म्स में मत जाओ. सिंपल है, बायोटिक एबायोटिक. एबायोटिक का डिविजन क्या हुआ? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स. ठीक है, तो बस फैक्टर्स पे आ जाओ सीधे सीधे. रेन मतलब वाटर कंपोनेंट ही आ गया पूरा. लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, सॉइल, पीएच, प्रेशर, ठीक है, मिनरल्स. टोपोग्राफी मींस कि हम किस तरह के लैंड पे प्रेजेंट है, दैट थिंग. तो दैट एवरीथिंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक बीइंग्स उस पर रह रहे हैं तो वो उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं. तो बायोटिक बीइंग्स में वी हैव प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स. ठीक है, तो डीकम्पोजर्स में वी यूजुअली नो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच हेल्प इन द डीकम्पोजिशन. ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा आगे आने वाला है, अभी बस यहाँ पे नाम लिखा है इनका. ठीक है, तो ये हम ही हैं यहाँ पे. हेट्रोट्रॉफ्स वी आर द कंज्यूमर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स आर ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट आर द ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट हो गए. ठीक है, अब इसमें भी यस कंज्यूमर्स का भी फर्दर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है. तो जब हम ये एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे ना, देन विल गो फर्दर इन दिस डिटेल कि क्या क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा कंज्यूमर प्रेजेंट है. अभी सिर्फ ये पढ़ना था कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो वेरी सिंपल, इकोसिस्टम एक सिस्टम है एनवायरनमेंट में इन विच बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है? यही दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स. उसके एग्जांपल लिख दो. ठीक है, नेक्स्ट, अब इकोसिस्टम
देखो बायोटिक नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स तो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे ये यहाँ पे भी इस रूम में भी बायोटिक नॉन बायोटिक दोनों प्रेजेंट है। बट द थिंग इज कि इंट्रैक्शन होना नेसेसरी है। एंड अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं कि जब इकोसिस्टम के हम टाइप्स पे आ रहे हैं, देयर कैन बी नेचुरल वन, कुछ तो नेचुरल अकरिंग भी इकोसिस्टम होंगे, कुछ मैन मेड इकोसिस्टम भी है। मैन तो हर चीज बनाने में लगा हुआ है ना, कि जो चीज नेचुरल अकर करती है वो स्टिल मैन मेड, उसके अपने आप को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करना है, चेक करना कि वी कैन क्रिएट दिस नेचुरल थिंग और नॉट। तो ऐसे ही अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो वी हैव नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल और मैन मेड, ठीक है। अब इसमें भी देखो हर जगह इकोसिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, तो स्टार्टिंग डिवीजन ही ना देखने को मिलेगा कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सरफेस पे। अब लैंड सरफेस, लैंड क्या हुआ, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, वहां पे एयर भी प्रेजेंट है। उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद द लैंड ना, लैंड की नेसेसिटी है उन्हें, लैंड पर रह रहे हैं वो, दे आर इधर मेकिंग देयर होम्स, दे आर रोमिंग अराउंड, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर रिक्वायरिंग दैट लैंड टू लिव ऑन, ठीक है। वो चाहे कैसे भी रहे, बट लैंड का इंट्रैक्शन है, एयर के साथ भी इंट्रैक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज रिक्वायर्ड, तभी वो जिंदा रह पा रहे हैं, अदरवाइज दे वुडंट हैव बीन लिविंग, ठीक है। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट, प्लांट्स वगैरह है वहाँ पे। अगेन किसी भी इकोसिस्टम में जाओगे ना, एबायोटिक बायोटिक बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अगेन फॉरेस्ट एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम। कैसा इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड पे है। अगर इसमें जाओगे प्लांट्स ट्रीज सब प्रेजेंट हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स आ गए। एनिमल्स जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वहां प्रेजेंट होंगे, तो कंज्यूमर्स आ गए। सॉइल है, लैंड मतलब सॉइल, सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट, तो ये वाला तो बायोटिक फैक्टर पूरा वहां प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसी में एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, देन वी हैव क्लाइमेटिक फैक्टर्स, रेन, वहां पे सॉइल, सॉइल पे तो वो ग्रो कर रहा है, सॉइल प्रेजेंट है। देन एयर प्रेशर, टेम्परेचर, वहां का क्या डिफरेंस कर रहा है, पीएच का डिफरेंस होगा। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी लैंड सरफेस प्रेजेंट है, सब पे सेम पीएच नहीं है, सबका सेम टेक्सचर नहीं है, सब जगह सेम अमाउंट में रेनफॉल रिसीव नहीं होती है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो जहां भी जाओगे देयर कैन बी अ इकोसिस्टम। बहुत छोटी सी एक वी कैन से एक अगर स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी लोगे ना, दैट कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एज अ इकोसिस्टम, बिकॉज उस ड्रॉपलेट में भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, बायोटिक कॉम्पोनेंट, और एबायोटिक तो वाटर वहां पे है ही, ठीक है। देन ग्रासलैंड ऑल्सो, डेजर्ट ऑल्सो, दिस इज व्हाट, द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में ऑन द अदर हैंड क्या प्रेजेंट होगा, दो तरह का हम कर सकते हैं एक्वेटिक से, पूरा जगह जहां भी वाटर लाइफ प्रेजेंट है, जहां भी वाटर बॉडी आप सोच सकते हो, चाहे वो फ्रेश वाटर है चाहे वो सिलाइन वाटर है, दोनों में ही अपने अपने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर वाटर एंड द गैसेस, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ पे यही लिखा है, मेरीन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर आ गया, ओशन सर्फेस, सी, एंड फ्रेश वाटर का भी अपना एक इकोसिस्टम है। कुछ एनिमल्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो दे हैव अ सेपरेट इकोसिस्टम। कुछ हैं जिन्हें सॉल्टी वाटर ही चाहिए सर्वाइवल के लिए, दे विल बी प्रेजेंट इन द मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है लेंटिक एंड लोटेक, बट ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन नहीं है, तो इतना डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। इसका बस सिंपल सा मतलब है, जो भी वाटर स्ट्रीम लाइक फ्लो कर रही है, विच इज रेगुलर इन फ्लो, जैसे रिवर है फ्लो करती रहती है, दैट इकोसिस्टम इज लूटिक इकोसिस्टम, आता फ्रेश वाटर में ही, ठीक है। एंड लेंटिक मीन्स जो थोड़ा यू कैन से स्टेबल है, ठहराव है, जिसपे लेक हो गया, लेक का पानी कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं फ्लो नहीं कर रहा रेगुलरली, वो एक ही जगह पे है, दैट इज लेंटिक इकोसिस्टम। है कुछ नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम ही है, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। सो दिस वाज द इकोसिस्टम, डेफिनेशन हो गया का, components हो गए, एंड हियर वी हैव नाउ द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दिस वाज सिंपल इनफ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे यही चीज लिखी है कि ये जो इकोसिस्टम है, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स, देन वी हैव द कंज्यूमर्स, एंड देन वी हैव द डिकम्पोजर्स। तो इसमें एक सीरीज स्टार्ट होती है। सीरीज कैसे स्टार्ट हो रही है, हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, अगर हम सबसे पहले अपने बारे में सोचें, हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, इनिशियल सोर्स क्या है हमारे फूड का, दैट इज प्लांट। प्लांट की जो प्लांट जो भी अपना फूड बना रहा है, वो कहाँ से बना रहा है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है उसका, सन, ठीक है। तो सन से, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से देन एक साइकिल स्टार्ट होती है, प्लांट्स ने अपना बनाया, एंड देन प्लांट्स के बाद वी आर
कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे ये चीज ही एक्सप्लेन्ड है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे ही करेंगे एनी हाउ, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे? वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास। ठीक है, 3 मैंने बस लेवल्स लिए हैं। ग्रास मतलब प्रोड्यूसर लेवल हो गया, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इसे एनर्जी मिलती है सन से। गोट इज द हर्बीवोर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो किस पे फीड करने वाला है? गोट पे फीड करने वाला है। ठीक है, नाउ सी दिस लेवल जो मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्टली ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टली इस पे कौन डिपेंडेंट है? दिस हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, ये डायरेक्टली इस पे फीड कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैन भी डिपेंडेंट किस पे ही है? प्रोड्यूसर पे ही है। वो खा भले ही गोट को रहा है, बट गोट का जो न्यूट्रिशन था वो कहाँ से आया था? ग्रास में से आया था। तो दैट वाज द प्रोड्यूसर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है हम? सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स। These organisms which consume the food produced either directly or from the producers or indirectly by feeding on other consumers are, ठीक है, दूसरे पे कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो एक जो कंज्यूमर था वो किसका कंज्यूमर था? वो प्रोड्यूसर का ही था। अल्टीमेटली वी गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर ओनली। यही सारी चीजें लिखिए। नेक्स्ट एक लिखे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स। अब जितने भी हैं ये सब में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो ये एक ना एक टाइम पे दे विल बी डेड, द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल बी डेड। तो वो डेड होने के बाद वो पूरा जो उसका जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी हैं, जिस भी मटेरियल से बने हैं, दैट इज ऑर्गेनिक ओनली, वो कहाँ जाएंगे फिर? इवन आफ्टर बर्निंग और समथिंग, कुछ भी कर दो उसका डिके ही होंगे। वो डिके कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरिया, दोज आर डीकम्पोजर्स। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वी हैव बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, एंड देन वी हैव डीकम्पोज। डीकम्पोजर्स का एलिमेंट बिल्कुल जो फंक्शन है बिल्कुल लास्ट में आता है, व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज डेड, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। तो वंस दिस ऑर्गेनिज्म इज डेड, देन कम्स द रोल ऑफ द डीकम्पोजर्स, जो उसे डिके करने में हेल्प करते हैं। एंड देन अगेन द ऑर्गेनिक मटेरियल गोज टुवर्ड्स द सॉइल। ठीक, दिस इज बीइंग रिटन हियर। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये वाला यहाँ से यू कैन से कि एक्चुअल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फूड चेन एंड द वेब्स। देखो अभी जो इससे पहले बनाया था ना, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द गोट एंड देन गोट इज बीइंग ईटन बाय द मैन। तो ये प्रॉपर एक लाइन में हमने चेक किया, ये क्या है? एक सीरीज, कौन किसे खा रहा है, दैट इज द फूड चेन। फूड की चेन बनी हुई है। प्लांट अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर, लेकिन प्लांट भी किसी और का खाना ही है, वो कोई और आके उसे फीड करने वाला है। देन गोट पे भी कोई ना कोई फीड करेगा। नाउ हियर कम्स अ थिंग, अगर एक सिंपल हम लाइन में चेक कर रहे हैं, दैट इज द फूड चेन। ठीक है, बट अब क्या, अगर एग्जाम्पल देखो, अगर ग्रास की भी हम बात कर रहे हैं, तो ग्रास को खाने वाली सिर्फ गोट तो नहीं है, देयर कैन बी एनी अदर हर्बीवोरस। जो भी हर्बीवोर एनिमल है वो अगर प्लांट पे फीड करे तो वो ग्रास पे भी फीड कर सकता है ना। तो ग्रास कैन बी fed upon by the goat also, by cow also, by any other herbivore. Okay, there are n number of herbivores. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक चेन है। ठीक है, there can be multiple organisms, multiple levels, जो इसी कंज्यूमर्स मतलब इसी लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए वी हैव मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स जो इस पे आके फीड कर सकते हैं। सिमिलरली थिंग हैपन विद द गोट। गोट को लायन भी तो खा सकता है ना, ही इज ऑल्सो कंज्यूमर। तो ये जो चेन, अब ये सिर्फ चेन नहीं रही है, एक वेब बनता जा रहा है, दैट इज द फूड वेब जो यहाँ पे दिया हुआ है। वी हैव प्रोड्यूसर्स, और सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है, वी हैव मेनी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब पे कोई ना कोई तो हर्बीवोर फीड करेगा।
अब वो जो एक हर्बीवोर है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए सिर्फ एक ही कार्निवोर है या एक ही सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर है, उस पे कोई और भी उसे फीड कर सकता है. तो वी हैव एन नंबर ऑफ एनिमल्स कंज्यूमिंग ऑन दिस लेवल ऑल्सो. ये क्या बन गया? फूड वेब. क्या? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर. एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में सीरीज लेके चलो, दैट इज अ फूड चेन. बट अगर ब्रांचिंग हो गई है उसी की, दैट विल क्रिएटेड इनटू अ फूड वेब. ठीक है. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. अब जो हम लेवल की बात कर रहे हैं कि पहले सबसे पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा, उसके ऊपर जाएंगे सारे कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स में भी वी हैव लेवल की प्राइमरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है कि टर्शरी कंज्यूमर. तो कंज्यूमर्स ही हैं सारे, बस उनका लेवल चेंज है. तो ये जो लेवल आ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेवल का नाम क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. ट्रॉफिक वर्ड कहाँ से आया है? ट्रॉफिक आया है एनर्जी से. ठीक है. अब एनर्जी का भी हम एक लेवल क्यों मान के चल रहे हैं बताती हूँ. सबसे पहले ये समझ लो कि ऑटोट्रॉफ्स का क्या है? फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. सबसे नीचे वाले लेवल पे अगर हम एक पिरामिड मान रहे, जैसे ये पिरामिड है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स हो गए. उसके ऊपर जितने भी हैं सब कंज्यूमर्स हैं. ठीक है. और जो सबसे नेक्स्ट लेवल पे आता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद जो सबसे पहले आता है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम कहते हैं हर्बीवोर. तो प्राइमरी कंज्यूमर कोई और नहीं, हर्बीवोर है, क्योंकि वो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं. देन कम्स योर सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर कोई और नहीं, कार्निवोर्स. उसके ऊपर सारे फिर कार्निवोर्स ही आते हैं. ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर वी हैव, देन वी हैव टर्शरी कंज्यूमर्स, देन वी हैव द लास्ट लेवल एपेक्स प्रोड्यूसर्स, हम उन्हें सॉरी एपेक्स प्रेडेटर्स हम उन्हें बोलते हैं. ठीक है. या क्वाटनरी कंज्यूमर्स. अब इनका एक लेवल क्यों है? हम इन्हें ऊपर नीचे नहीं कर सकते. क्या बताया मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल में भी, ट्रॉफिक लेवल के अलावा ये क्या है? ये एनर्जी लेवल्स है. ठीक है. अब एनर्जी लेवल्स की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट किया था क्या? ग्रास है, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर. उसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से. ठीक है. तो ये पिरामिड भी ऐसी समझो, ये एक एनर्जी पिरामिड है, ध्यान रखना, दिस इज द एनर्जी पिरामिड, ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड है. सन की एनर्जी. ठीक है. सन की एनर्जी से प्रोड्यूसर ने अपना खाना बनाया. ठीक है. उसने जो भी उसका फूड प्रोड्यूस हुआ, लेट्स से एन अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस. अब वो सारी की सारी एनर्जी तो नहीं ट्रांसफर कर देगा आगे. अब अगर मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खाने से जो मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, कुछ भी वर्क करने की एनर्जी आ रही है, वो कैसे आएगी? जब वो खाना यूटिलाइज होना स्टार्ट होगा मेरी बॉडी में, जब वो ब्लड स्ट्रीम में बिल्कुल ब्रेक डाउन होकर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तभी एनर्जी आएगी. ठीक है. तो मतलब अगर मैं एन नंबर ऑफ एनर्जी, मैं या कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एन नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से मैक्सिमम वी कैन से 90% ऑफ एनर्जी वो कहाँ लेने वाला है? अपने ही मेटाबॉलिज्म में, अपने ही मेटाबॉलिज्म में, अपने डेली एक्टिविटीज में. दैट 90% ऑफ द एनर्जी वुड बी यू. अब प्राइमरी प्रोड्यूसर ने अपना खाना बनाया, दे हैव द एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी उसने मेटाबॉलिज्म में ग्रो करने में, डेवलप करने में, फ्लावरिंग प्रोड्यूसर में, और बहुत सारे उनके आगे डेवलपमेंट यू कैन से प्रोसेस होते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, या मेनी अदर प्रोसेस, तो उन सब में यूज हो गया. ठीक है. अब इस प्लांट पे अगर कोई भी आके हर्बीवोर फीड कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपने न्यूट्रिशन के लिए कर रहा है. तो कुछ तो एनर्जी जाएगी ना उस हर्बीवोर के अंदर भी. वो कितनी जाएगी? तो उसके लिए यहाँ पे एक लॉ हुआ है, उसका लॉ का नाम क्या है? 10% लॉ. ठीक है. 10% लॉ दिया है एक साइंटिस्ट ने. किस बेसिस पे दिया है? वही चीज, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 100 से स्टार्ट किया, 100% एनर्जी है प्रोड्यूसर के अंदर, वो 90% यूज करेगा अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए, एंड सिर्फ 10% वो आगे जाएगी. अगर कोई हर्बीवोर है, इमेजिन करो, अगर 100 सपोज जूल्स में हम नापते हैं एनर्जी को, तो 100 जूल अगर एनर्जी प्लांट ने बनाई है, उसमें से 90% तो यूज हो गई, बाकी हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में चली गई, इवेपोरेट होगी. सिर्फ और सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी वो किस में जाएगी? जो इस प्लांट पे फीड करेगा, फॉर एग्जाम्पल काउ, या फॉर एग्जाम्पल गोट, जो भी आके फीड कर रहा है इस पे. अब गोट में 10 जूल ऑफ एनर्जी गया. अब इस 10 जूल ऑफ एनर्जी का वो 90% एनर्जी यूज कर लेगा कहाँ? अपने मेटाबॉलिज्म में.
अपने मेटाबॉलिज्म में, अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में, अपने जितने भी उसके रेगुलर लाइफ प्रोसेस होते हैं उन सब में उसने यूज कर लिया। बचा कितना? इसका 10%, मतलब 1। और 1 जूल ऑफ एनर्जी वहां जाएगी जो इस गोट पे फीड करेगा, दैट इज द कार्निवोर। ठीक है, तो अगर कार्निवोर आके गोट पे फीड कर रहा है तो गोट की एनर्जी कितनी ही थी उसके देने लायक? 1 जूल। तो 10% लॉ इस तरीके से फॉलो होता है। नाउ अब इसमें एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एनर्जी का जो फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से सन से एनर्जी मिली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लो, सबसे पहला अल्टीमेट सोर्स क्या था? सन। सन से प्लांट को एनर्जी मिली, प्लांट ने अपना खाना बनाया, यूटिलाइज कर लिया। अब जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ऐसा नहीं है कि वो प्लांट को, वो सन को वापस दे सकती है, नॉट पॉसिबल। जो बचा है, जो यूटिलाइज हो गया, वो दोबारा बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। वो 10% ही बच रहा है जो वो आगे फॉलो कर रहा है। अब कंज्यूमर भी ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूम कर रहा है कि उसके अंदर कुछ एनर्जी तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर में कभी नहीं जाएगी एनर्जी, वो एक ही लेवल पे जाएगी, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। वो उल्टा फ्लो कभी नहीं करेगी, दैट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सन से प्लांट में आई, प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, और वो एनर्जी कम होती जाएगी विद एवरी इंक्रीजिंग लेवल। आप लेवल बढ़ाते जाओ और वो एनर्जी कम होती जाएगी। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है ट्रॉफिक लेवल। और ये एनर्जी का ही सेग्रीगेशन है, सबसे ज्यादा एनर्जी नीचे होती है। तो इसका विड्थ भी देखो, पिरामिड क्यों ही बनाया है हमने, नीचे का हमने क्यों बड़ा रखा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। उनसे कम एनर्जी प्रेजेंट होती है हर्बीवोर्स में, उनसे कम प्रेजेंट है कार्निवोर्स में, और उनसे सबसे ज्यादा कम एनर्जी प्रेजेंट होती है टॉप कार्निवोर्स। दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यही यहाँ पे समझा रखा है। देखो, फूड चेन, एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो ये आपका प्रोड्यूसर, यही समझा रखा है यहाँ पे। कितना भी नंबर ऑफ किलो कैलोरीज में नापो एनर्जी को या जूल्स में नापो, बात आपको सेम मिलने वाली है। जितना भी आप यहाँ पे जीरो लगाओ, जितनी भी एनर्जी आप ले लो यहाँ पे, उसका 10% ही आगे जाने वाला है। 90% वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो भी है अपने डेवलपमेंट में लगाएगा, एंड थोड़ा बहुत तो हीट, एज अ हीट वो एनवायरमेंट में लूज कर देता है। सिर्फ 10% ही आगे जाने वाला है। हीट लॉस, ये जो हीट लॉस लिखा है ना यहाँ पे, दिस हीट लॉस इज फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये हीट लॉस का मतलब ये है जो बाकी का हीट है वो एनवायरमेंट में जा, ऐसा नहीं कि बचा के रख लेगा वो, कि ये आज हम ये नहीं करते, हम बाकी आगे ट्रांसफर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। दिस इज द फिक्स्ड। 1000 कैलोरीज आई यहाँ पे, 1000 के बाद यहाँ पे 100 ही पहुंचेगी, 100 के बाद 10 ही पहुंचेगी ऊपर तक। तो डिपेंड्स जितना भी। अब इनकी भी ना एक वी कैन से एक कैपेसिटी होती है। अब ऐसा नहीं कह सकते, सन तो बहुत सारी एनर्जी दे रहा है, बट प्रोड्यूसर्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी ले पाते हैं सन की, जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। अगर वो सारी एनर्जी तो वैसे पॉसिबल है ही नहीं सन की लेना, अगर वो ले भी लेंगे तो उससे वी कैन से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर इज, चाहे सन कितनी भी एनर्जी दे दे, वो 1% ही लेंगे प्रोड्यूसर्स, उस 1% से जो वो एनर्जी बनाएंगे, देन उसके आगे 10% लॉ फॉलो होता है। ठीक है, सो दिस इज अ 10% एनर्जी फ्लो, कि एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल, जितने भी आगे बढ़ते जाओगे ट्रॉफिक लेवल में, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी वुड बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर से 10% फॉलो होगी हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स में 10% आगे फॉरवर्ड होगी कार्निवोर्स। दिस इज द 10% लॉ। दिस वाज एनर्जी फ्लो, और ये यूनिडायरेक्शनल ही है। कोई बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। कोई भी अपनी एनर्जी नीचे वाले लेवल पे नहीं दे पाएगा। अगर आई एम अ हर्बीवोर तो मैं प्लांट को अपनी एनर्जी नहीं दे सकती, इन एनी केस मैं नहीं दे सकती। आई कैन ओनली टेक द एनर्जी फ्रॉम देम बाय ईटिंग और फीडिंग ऑन देम। So this was, you can say, energy flow of the trophic levels is given. Trophic level का मतलब ये है कि एनर्जी लेवल्स, तो इससे कंफ्यूज ही नहीं होगे कभी। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा कहाँ है? नीचे वाले लेवल पे। उससे आगे बढ़ते जाओ कम होती जाएगी। ठीक है, और बैकवर्ड फ्लो नहीं है, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ये आपको फूड वेब का एग्जांपल दे रखा हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए मैंने डाल रखा है कि फूड चेन एंड फूड वेब में क्या पोटेंशियल, आप 2 या 3 पॉइंटर्स लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि इजी वे में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चाहे वो इसका हो चाहे वो इकोसिस्टम में आ जाए, तो यू शुड फॉलो दिस। तो एक बार समझ लेता है।
Food chain is defined as a phenomena of transfer of energy through series of organisms falling on successive trophic level. बात वही है जो हम समझ रहे हैं अभी, जो कर रहे थे, मतलब जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, बस ये है कि उसे पॉइंटर्स में हमें लिखना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक पॉइंट में पूरा डेफिनेशन लिख दोगे, दूसरे पॉइंट में सीधे एग्जाम्पल लिखोगे, और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा मार्क्स का आता है तो उसमें फिर इतना इनफ नहीं होता है। ट्राई करो एग्जाम्पल को एज अ पॉइंट ना गिनो, दो एक प्रॉपर पोटेंशियल स्टेटमेंट दो, तब तीसरे में एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक सीरीज है ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी आर टेकिंग जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग ऑन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, तो वो एक फूड चेन है। यही कंपेरिजन में अगर फूड वेब की हम बात कर रहे हैं, इट्स एन इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन। बहुत सारी फूड चेन अपने अंदर इंटर रिलेशन शो करते हैं। आई टोल्ड ना कि एक प्रोड्यूसर पे बहुत सारे हर्बीवोर्स हो सकते हैं, एक हर्बीवोर पे बहुत सारे कार्निवोर हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे क्या है, अलग अलग फूड चेन ही हैं जो इंटरलिंक हो गई हैं, जो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो दैट इज द फूड चेन, सॉरी दैट इज द फूड वेब। फूड चेन एक सिंपल सीरीज, स्ट्रेट लाइन। In food chain, usually member of higher trophic level feed upon single type of organism in the lower trophic level. Okay? एक organism from the higher trophic level will feed on another organism, single organism of lower trophic level. But food web में क्या होगा? Food web में just उल्टा. Where members of higher trophic level feed upon many organisms of lower trophic level. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग ओनली, आई हैव मेनी ऑप्शंस, वो फूड वेब बन रहा है। सेपरेट एंड आइसोलेटेड फूड चेन्स इंक्रीज द इनस्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर सिर्फ हम समझने के लिए फूड चेन का यूज करते हैं, वैसे एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, वो क्या है, फूड वेब है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल लो, सबसे पहले जो हमने लिया था ग्रास, गोट एंड मैन। ठीक है, अगर सोचो एग्जाम्पल कि ग्रास की जो स्पीशीज है, जो ग्रास प्रेजेंट है गोट के लिए, अगर वो पूरी तरह से वैनिश हो जाए, एक टाइम आता है 2050 कुछ भी मान लो, यहाँ पे खत्म ही हो गई, ग्रास ही नहीं बची है अब। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉफ नहीं है, अगर हम सिंगल चेन लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, गोट किस पे फीड करेगा, उल्टा मैन पे तो फीड नहीं कर सकती, तो गोट जो स्पीशीज है दैट विल बी अंडर रिस्क ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि उसका जो फूड था, जो ग्रासेस थी, दैट आज वैनिश्ड। अब मैन की बात आती है, तो देखो गोट की स्पीशीज है, जो गोट वाला लेवल है, वो तो वैनिश होना स्टार्ट हो ही जाएगा वन बाय वन, क्योंकि उनके लिए न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। सिमिलरली थिंग विल हैपन फॉर द मैन ऑल्सो। मैन किस पे फीड कर रहे थे, गोट पे, तो अब हेल्दी गोट्स बहुत सारी लिमिटेड हो जाएंगी, हेल्दी गोट्स बचेंगी ही नहीं इनफैक्ट, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। अब उनके लिए अगर न्यूट्रिशन नहीं है, तो इन टर्न मैन के लिए भी न्यूट्रिशन नहीं बचेगा, तो ये क्या हो गया, इंस्टेबिलिटी। इनमें से अगर तीनों को ही छोड़ दो, इनमें से किसी और लेवल को भी हटा दो। ठीक है, चलो सपोज हमने मैन को हटा दिया, हमने हटा रहे फर्स्ट लेवल को, हमने मैन को हटा दिया, व्हाट विल हैपन, ग्रास है, ग्रासेस का लेवल है, एंड वी हैव द गोट। ठीक है, नाउ देयर विल बी अ थिंग कि अगर सिर्फ यही दो स्पीशी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कोई ना कोई एक टाइम पे आके वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर गोट बहुत सारी हो जाएंगी, जो थोड़ी सी ग्रास बची है उस पर कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट, अल्टीमेटली डेथ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। है, तो किसी भी एक लेवल को अगर निकाल दोगे ना, तो दूसरे दो लेवल अपने आप ही ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब यही चीज अगर फूड वेब में हो रही है, तो फूड वेब में हमने क्या बात करी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हम फीड कर सकते हैं। अगर कोई कार्निवोर है, फॉर एग्जाम्पल वी टॉकिंग अबाउट लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर अगर डियर पे कर रहे हैं फीड, अगर डियर की स्पीशी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक नेशनल पार्क या कोई भी फॉरेस्ट है, वहां पर डियर की स्पीशीज ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल चेन मार के चलेंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनके लिए तो कोई फूड ही नहीं बचा। बट वहां पे और भी हर्बीवोर्स होंगे, लायन एंड टाइगर के पास और भी ऑप्शंस हैं, अपार्ट फ्रॉम डियर वी हैव गोट आल्सो, वी हैव एलिफेंट आल्सो, वी हैव अदर ऑर्गेनिजम्स जिसपे लायन एंड टाइगर कैन फीड। तो किसी भी एक लेवल को हटाओगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकती है और एकदम से डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, अल्टीमेटली अफेक्ट होना ही होना है, डिक्रीज होना ही होना है, चाहे वो इंक्रीज करके डिक्रीज करे या टोटली डिक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए यही लिखा है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है।
अगर सिर्फ फूड चेन को हम मान के चलते हैं, ऑल्दो हम सिर्फ फूड चेन मानते नहीं है, इन जस्ट अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द फूड चेन, ये फूड चेन होती है, देन इंटरलिंकेज इज द रियल थिंग जो एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, दैट इज द फूड वेब. In food web, stability of the ecosystem increases by the presence of complex food. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, किसी के लिए खाने की कमी नहीं आ रही. खाने की कमी ना आने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं आ रही है. सो हेंस देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम. इट कंप्राइजेज ओनली वन चेन. हम सिंगल चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चेन्स प्रेजेंट होंगी. एंड हियर अगेन रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नॉट एट ऑल डिस्टर्ब द फूड वेब. जैसे अभी हमने बताया, लायगन टाइगर की अगर हम बात कर रहे हैं और डियर की अगर स्पीशीज वैनिश हो जाती है, तो सिर्फ डियर तो नहीं था ना फूड वेब में, वी हैव द गोट आल्सो, वी हैव अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो जो फॉरेस्ट में है, तो लायन एंड टाइगर फीड कर सकते हैं. बट हियर अगर हम एक ही चेन मान के चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक स्पीशी को हटाओ दूसरी विल सफर. यहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब्स द होल चेन, वहां पे होल चेन वुड बी डिस्टर्ब्ड. ग्रास पे गोट फीड कर रहा है, गोट पे लायन फीड कर रहा है, अगर गोट को हटा दोगे लायन वुड हैव नथिंग टू ईट. क्या दिस वाज द डिफरेंस. और ये वो 10% लॉ एक्सप्लेन किया जो मैंने सबसे पहले भी समझाया था विद द पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, कि 10% ही आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी. ठीक है, ज्यादा एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती, एंड बैकवर्ड में भी कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती. 10% से कम नहीं जाएगी, 10% से बहुत ज्यादा नहीं जाएगी. चाहे कितना भी प्लांट्स खा ले हर्बीवोर, आएगी 10% ही. ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की 10%. अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो ना कि अगर एक पर्टिकुलर काओ या गोट है और वो 2-3 प्लांट्स पे जाके फीड करे तो 10% आएगी, नहीं, उस एक प्लांट की 10% उसके अंदर आएगी. ठीक है, तो इसीलिए हर्बीवोर अगर फीड कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, दे हैव टू फीड ऑन मल्टीपल प्लांट्स. ठीक है, अब कितना भी पूरा प्लांट खा लो, उस पूरे प्लांट की एनर्जी ही इतनी है, वो आपको 10% ही दे सकती है ही उतनी इसके पास फ्री, बाकी सब एनवायरनमेंट में उसकी डेवलपमेंट में यूज हो चुकी है. ठीक है, तो यही लिखा है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जैसे हमने बात करी लेवल्स, तो वी हैव दिस वन प्रोड्यूसर लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया. सेकंड ट्रॉफिक लेवल ये हो गया जो हर्बीवोर्स का आ गया. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ कार्निवोर्स जो और कंज्यूमर्स है, हायर कंज्यूमर्स है. देन लास्ट वी हैव फोर्थ वन, यहाँ पे फिफ्थ भी दिखा रखा है. ठीक है, तो वी हैव द फोर्थ. अब यहाँ पे देखो फिफ्थ में अगर एग्जाम्पल देख रहे हो तो 0.01% एनर्जी गई है आगे. कितना यूज होगा उससे, कौन सर्वाइव कर पाएगा 0.01 एनर्जी के साथ. तो एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम. ये पूरा इकोसिस्टम है, इसमें वी हैव ट्रॉफिक लेवल्स. तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल. अगर हम फूड वेब की भी बात करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स. ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फोर्थ लेवल के ऊपर कोई लेवल नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द 10% लॉ. ये जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर ले अपना 10% ही दे पाएंगे. ये जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर ले आगे 10% ही दे सकते हैं, तो एनर्जी घटती जा रही है. ठीक है, एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बाद कोई ऐसी एनर्जी बचती नहीं है कि हम आगे प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, सो देयर इज नो नॉट ऑफ द मच एनर्जी टू अवेलेबल टू बी ट्रांसफर्ड अहेड. दैट्स व्हाई हमारे पास कोई एक फोर्थ लेवल के ऊपर कोई लेवल नहीं है, कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं होता. ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो थोड़ा एनसीईआरटी ट्विस्ट करके पूछ सकती है कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं. ठीक है, फोर्थ लेवल तक ही सारे होते हैं, सारे टॉप कंज्यूमर्स हमारे फोर्थ लेवल ऑफ ट्रॉफिक में आ जाते हैं. ठीक है, तो वेरी सिंपल रीजन इज 10% लॉ के चलते. देखो, so little energy is available for the next level of consumers. Food chains generally consist of only 3 or 4 steps. Steps मतलब ट्रॉफिक levels. उसके बाद कोई लेवल नहीं आएगा because very little energy is available to be transferred. ठीक है, so this was one of the potential question जो पता होना चाहिए, जो 10% लॉ से ही आएगा. ठीक है, बाकी इसमें वही चीज लिखी है जो मैं आगे अभी बता चुकी हूँ. कैन गो एंड रीड दिस, देयर इज नथिंग मोर जो मैं आगे इसमें मतलब जो मैंने नहीं एक्सप्लेन करा. एक और लाइन लिखी है, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल.
ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द आंसर यू कैन गिव फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, Now, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बताना था कि फर्स्ट, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। प्रोड्यूसर से जो आप एनर्जी ले चुके हो वो वापस प्रोड्यूसर को नहीं दे सकते। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, कैसी भी एनर्जी आप वापस नहीं दे सकते हो। इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, आगे ही जाएगा। अगर एनर्जी का ये पिरामिड है तो ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऐसे फ्लो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो ये लॉ ही है, 10% लॉ है कि आगे जाते वक्त, आगे जितना ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ोगे उतनी आपको कम एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ देयर इज अ कंपैरिजन विद वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मत कहना कि मैंने तो बहुत एनर्जी, वी आर द टॉप कंज्यूमर, नहीं। एक हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं, प्लस एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिकॉज एनर्जी आगे ट्रांसफर कम होती है, हेंस ये एक लॉ है कि यहाँ पे डिमिनिश होती जा रही है, प्रोग्रेसिवली डिमिनिश हो रही है बिकॉज ऑफ दिस 10% लॉ ओनली। नाउ अब ये तो एक हमने पढ़ लिया कि एनर्जी सॉरी जो फूड चेन है वो ऐसे चलती है, मतलब समवन इज फीडिंग ऑन समवन, देन समवन इज फीडिंग ऑन समवन एल्स, दैट्स अ फूड। अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हमने देख लिया, दैट इज यूनिट। अब इसमें एक चीज और आती है, अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स किसी भी लेवल में एंटर हो सकते हैं। हमने देखा कि दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ठीक है, तो अब टेरेस्ट्रियल भी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो सबसे पहला लेवल क्या हुआ, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। सॉइल में हम जब ग्रो कर रहे हैं, या सॉइल जो जैसी भी सॉइल है, कुछ ना कुछ केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, मेक दैट प्लांट ग्रो। what we are using, some kinds of pesticides, some kinds of chemicals we are using. I'll just use the term chemicals, toxic substance. वो टॉक्सिक सब्सटेंस अननोइंगली प्लांट इनटेक कर रहे हैं बिकॉज वो सॉइल में ग्रो करते हैं। अब उन्होंने इनटेक कर लिया, आप बीइंग अ हर्बीवोर आप प्लांट को खा रहे हो, प्लांट का जितना भी थोड़ा भी टॉक्सिक लेवल था वो आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, देन समवन एल्स इज फीडिंग ऑन द हर्बीवोर, तो हर्बीवोर का जो भी टॉक्सिक लेवल आया था ड्यू टू द प्लांट, वो अब आगे जा रहा है। तो ये जो टॉक्सिक लेवल, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, आगे ट्रांसफर होता जा रहा है ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। अब इसमें दो टर्म आती हैं, एक बायोमैग्निफिकेशन और एक बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, पहले बायोमैग्निफिकेशन समझते हैं क्योंकि हम उसी पे बात कर रहे थे, जिसमें हम दो, मतलब हम ट्रॉफिक लेवल्स की हम यूजुअली बात करते हैं उसमें। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का है कि वाटर में सपोज टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट था, कोई भी केमिकल प्रेजेंट था, एल्गी ग्रो हो रहा है वहां पे, एल्गी विल इनटेक इट, एल्गी में वो टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, एल्गी पे कौन फीड करेगा, सम ऑफ द इंसेक्ट, सम ऑफ द एल्गी ईटिंग इंसेक्ट, कोई भी हो सकता है, वो उस पर फीड कर रहा है। अब इसके अंदर टॉक्सिक कॉम्पोनेंट जा रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब समझो, सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर से तो एल्गी ग्रो नहीं होगा, एल्गी को बहुत सारा वाटर चाहिए, बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए जो वाटर में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ केमिकल कॉम्पोनेंट भी जा रहा है। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एल्गी पे अगर फीड कर रहा है तो ये जो छोटा सा इंसेक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि एल्गी का छोटा सा बाइट लेके वो चला जाएगा, नहीं, उसे अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसे एल्गी पे रेगुलरली वो फीड करेगा, बहुत बार फीड करेगा। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ रहा है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस ट्रॉफिक लेवल, सब में क्या आ जाएगा, वो टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी टॉक्सिक लेवल आ चुका है, मल्टीप्लाई ही होता जा रहा है, ये ध्यान रखना। अब इसके ऊपर कोई और बड़ा सा इंसेक्ट उसे खाने बैठेगा, उसके अंदर वो ट्रॉफिक लेवल जाएगा, उसके अंदर वो टॉक्सिक लेवल जाएगा। ठीक है, अब इस पे कोई और फीड करेगा, उसके अंदर वो टॉक्सिक लेवल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक एक हमने इंसेक्ट शो करा हुआ है या एक एक ऑर्गेनिज्म शो करा है, बट देयर विल बी मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब फिश को सिर्फ आप एक इंसेक्ट पे तो नहीं रोकोगे ना, देयर विल बी मेनी इंसेक्ट जिसपे फिश फीड करेगी, सबसे वो टॉक्सिक लेवल लेने वाली है। और जितनी भी इस लेवल पे जितनी भी फिशेस होंगी सब वो लेने वाली टॉक्सिक लेवल को। तो क्या हो रहा है, ये छोटा सा अमाउंट प्रेजेंट था, छोटा सा अमाउंट प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, नाउ अब फिश ईटिंग ये भी हुआ, देन ह्यूमंस फाइनली। अब जो ह्यूमंस पे गया है वो क्या होगा, ज्यादा लेवल ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट जो भी था वो गया है। ठीक है, तो दिस वाज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो है मर्करी कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल ले सकते हो मर्करी कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑल्सो, जहाँ पे लैंड में क्या प्रेजेंट है, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, टॉक्सिक कॉम्पोनेंट। में प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट को कोई और फीड कर रहा है, उस पर कोई और फीड कर रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, बायो मैग्निफिक। अब देखो दो ही चीजें हो रही हैं, बस डिफरेंस क्या है, एक है एक्यूमुलेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एक है एक्यूमुलेशन ट्रॉफिक लेवल के अंदर। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इन हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। लोअर ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट था वो टॉक्सिक कंपोनेंट, अब वो हायर ट्रॉफिक लेवल में पहुंचता जा रहा है और वो इंक्रीज भी हो रहा है। नॉट ओनली वो ट्रांसफर हो रहा है बट ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग, तो वो बायोलॉजिकली मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जब हम ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होने के साथ उस टॉक्सिक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड क्या है, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन में क्या है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट या कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस हम फिश की बात कर रहे हैं, अब ये एक फिश सिर्फ इतने ही इंसेक्ट पे तो नहीं फीड करेगी, ये बहुत सारे इंसेक्ट पे फीड करेगी। ठीक है, तो इस पे अभी एक इंसेक्ट पे उसने फीड करा तो क्या हुआ, थोड़ा सा टॉक्सिक कंपोनेंट आया, उसने दूसरे इंसेक्ट पे फीड करा फिर और टॉक्सिक कंपोनेंट आया, और इंसेक्ट पे फीड करा, वो टॉक्सिक लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज बायो एक्यूमुलेशन, जब हम एक ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं। बक अगर हम ट्रॉफिक लेवल में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ देखें, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये टर्म को इंटर चेंजेबली यूज मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा ठीक है एक्यूमुलेटिव तो होता है, बायो एक्यूमुलेशन लिख देता है, नहीं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन एक अलग टर्म है। ट्रॉफिक लेवल में हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या है, बायो एक्यूमुलेशन में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस इन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। Now, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है एनवायरनमेंट का, वो जो मेन टॉपिक था वो तो आपने पढ़ लिया। अब ये वाला है नेक्स्ट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे पहले तो ये जानो कि एक ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर अभी सबको ध्यान आ जाएगा, ओजोन लेयर क्या है, हमारी एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, किस लिए प्रेजेंट है, हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए प्रेजेंट है। हार्मफुल रेडिएशन कौन सी है हमारे लिए, यूवी रेडिएशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो ये है, ये बनती भी यूवी रेडिएशन से ही है। ठीक है, यूवी रेडिएशन से बचाती है लेकिन बनती भी उसी से है। तो पहले एक बार फॉर्मेशन देखते हैं, देन विल चेक आउट कि कैसे ब्रेकडाउन हो रही है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये आपको पता है। O2 हमारे लिए क्या है, सर्वाइवल का एक एलिमेंट। बिना ऑक्सीजन यही हमारे लिए ब्रीदेबल एक गैस है, अदरवाइज हम नहीं ब्रीथ कर पाएंगे। वी हैव द मोर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है कंपाउंड, ये O2, ये मॉलिक्यूल है, ये हम ब्रीथ करते हैं। इसमें जब यूवी रेडिएशन आते हैं, ये जब यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट करता है, ये ब्रेकडाउन करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब O, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली अनस्टेबल, इसे कोई ना कोई अलग मॉलिक्यूल चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये तुरंत भाग जाएगा दूसरे O2 के पास स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब जब ये स्टेबल होने जा रहा है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, इसके पास तो O2 था ना ऑलरेडी, अब एक सिंगल O आया है बस, तो ये क्या बना, O3। ये स्टेबल है, O2 या तो स्टेबल है या फिर O3। ठीक है, अब लेकिन सिंगल O स्टेबल नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है, कुछ ना कुछ तो पकड़ेगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो O3 बना। ये O3 मॉलिक्यूल क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे जब ओजोन बनते जाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी। लेयर ऐसे कोई हार्ड प्लास्टिक वुडन ऐसी कुछ लेयर नहीं है, वो गैशियस लेयर है। एंड गैशियस मॉलिक्यूल क्या है, O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स लेयर है,
जब हम डिप्लीशन की बात करेंगे तो उसका मतलब यही होता है कि ये O2 जो O3 है, सपोज यहाँ पे मैं O3 आपको इतने सारे O3 दिखा रही हूँ, अब डिप्लीट होना स्टार्ट हुए, मैंने हटा दिया इन तीन को, ये हटा दिया मैंने, कम O3 रह गए, तो ये क्या है, डिप्लीशन है ये। इसी की वजह से हमें होल दिखता है, जो ओजोन होल है वो अलग से छेद नहीं है, वहां पे वेरी मच थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो चुका है। थिनिंग कैसे होगा, जब ओजोन मॉलिक्यूल ही कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यूवी रेडिएशन से ही बन रहा है तो O2 तो प्रेजेंट है ही एटमॉस्फेयर में, यूवी भी रेगुलरली आ ही रही है सन से, तो रेगुलरली बनती क्यों नहीं रहती, ये डिप्लीशन वाली नौबत आई ही क्योंकि हमें ओजोन होल दिख रहा है या ओजोन होल प्रेजेंट हो गया वहां पे, वो क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्मिंग ऑफ ओजोन, ये बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। किससे स्लो प्रोसेस है, इससे, ब्रेक डाउन होने से। ठीक है, मतलब ये आपका ओजोन लेयर, अब ओजोन मतलब O3 प्रेजेंट है। ठीक है, कोई हार्मफुल एलिमेंट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब एक कार्बन मॉलिक्यूल, क्लोरीन भी प्रेजेंट है उसके साथ, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, अब तो ये क्या करता है, इस O3 को ब्रेक करता है, ये रहा O3 मॉलिक्यूल 1 2 3 से इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते क्या होगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, मैंने बताया नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो अब उसके साथ तो क्लोरीन रिएक्ट कर गया, तुरंत उसे क्लोरीन फ्री मॉलिक्यूल मिल गया रिएक्ट करने के लिए, बहुत जल्दी रिएक्शन हुआ, ClO यहाँ पे बन गया। ठीक है, और ये क्या रह गया, दो ऑक्सीजन थे तो ऑक्सीजन बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक प्रोसेस तो ये हुआ कि O2 बना एंड ClO बना, एक O3 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया। ठीक है, ये जो ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्टर लेवल पे हो रहा है, मतलब ये मानो कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट है और वो O3 को ब्रेक कर रहा है, तो मेनी टाइम्स इट्स फास्टर देन इट्स फॉर्मेशन, वो इतने में बहुत सारे O3 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा जितने में एक भी O3 मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। यूवी रेडिएशन से जो O2 मॉलिक्यूल ब्रेक होके देन वो दोबारा उसे जैसे कंबाइन करता है O3 मॉलिक्यूल बनाता है, वो प्रोसेस बहुत स्लो है। उसके लिए एक होता है ना कंपटीशन, फॉर एग्जाम्पल आप समझो दो बच्चे हैं, एक बहुत फास्ट है एक बहुत स्लो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को अगर आपको स्पेस देना है कुछ काम करने के लिए, आप चाह रहे हो कि वो एटलीस्ट काम तो कंप्लीट कर ही ले, मैंने होमवर्क दिया है कुछ दो बच्चों को काम करने के लिए, एक ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, दूसरा बहुत स्लो है, करे ही जा रहा है करे ही जा रहा है, अभी हो ही नहीं रहा उसका पूरा, तो कंपटीशन तो लगाना का वेस्ट है बिल्कुल। क्या करोगे, दूसरे बच्चे को हटा दोगे कि थोड़ी देर तू पॉज पर है। ठीक है, क्योंकि उसे क्या हो रहा है, वो उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा। अगर आप वैसे कंपटीशन देखोगे तो अगर ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं तो ये तो ब्रेक डाउन करता जाएगा। O3 लेवल अगर लेयर इतनी मोटी थी ना, CFC की वजह से ये लेयर बहुत ज्यादा कम रह जाएगी, सिर्फ इतनी रह जाएगी, क्योंकि इतने सारे O3 मॉलिक्यूल ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करके वेरी ट्रू कि O2 तो बन ही रहा है जिसके थ्रू O3 दोबारा बन सकता है, लेकिन वो बच्चा इतना स्लो है वो काम अपनी जल्दी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये होने के लिए एटलीस्ट आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ये जो एलिमेंट है, इसे रोकना पड़ेगा। जब इसका यहाँ जाना, इस लेयर में जाना बंद हो जाएगा, तब O3 फॉर्म होना आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि वो बन तो पहले भी रहा था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन इतनी जल्दी हो रहा था कि बाकी O3 मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहे हैं दिख ही नहीं रहे थे। ये 5 को ब्रेक कर पा रहा है, इतने में एक बन रहा है O3, क्या फायदा होगा उसका, थिनिंग तो फिर भी होगी लेयर की। तो आपको एटलीस्ट इस एलिमेंट को, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को आपको रोकना होगा ताकि O3 अपना जो यूवी है O2 के साथ अपना काम करके O3 बना पाए। ठीक है, अब ये CFC आता कहाँ से, ये पता होना चाहिए तभी तो रोकोगे इसे। ये आता है कूलिंग एजेंट से, रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है ये। ठीक है, ACs में यूज होता है। तो अगर CFC यूज कर रहे हो, वहां से रिलीज हो रहा है, ये डेफिनेटली इन्वायरमेंट में जाएगा ही जाएगा और ऑक्सीजन लेयर को ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो यूवी क्या होगा, अंदर तक आएगी, यूवी अंदर तक आएगी, ट्रैप रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, एक तो हमें हार्म करेगी। ठीक है, चलो हम फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बचा लेंगे यूवी रेडिएशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं बचा पाओगे, स्किन कैंसर्स एट द पीक, वो बहुत जल्दी होते हैं यूवी, वो बहुत हार्मफुल है आईज के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए। योर हॉर्मोन्स गेट अफेक्टेड, योर DNA गेट अफेक्टेड ड्यू टू द यूवी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे ट्रैप होगी तो यहाँ पे क्या होगा,
दिस ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, टेम्परेचर वुड इंक्रीज, और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो अंदर ही रह जा रही है। तो अलग अलग उसके लेवल्स हैं। यूवी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम स्किन कैंसर, वो टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, तो इट कैन जस्ट डिग्रेड योर डीएनए ऑल्सो। तो ये वाला प्रोसीजर है कि सीएफसी को आपको रोकना होगा, तभी जाके वो चीज पॉसिबल है। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा एसीज, रेफ्रिजरेंट्स ये सब यूज होने लगे थे, एंड हेंस वी कैन सी द ओजोन डिप्लीशन। और अगर आपको अभी रिसेंट की न्यूज अगर याद है, कोरोना का जब टाइम चल रहा था, 2020 जब चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग वॉज एट स्टॉप, कुछ भी चीज नहीं हुई थी, नो व्हीकल वॉज ऑन द रोड, हम यूज नहीं कर, रेफ्रिजरेंट्स, एसी वगैरह, ठीक है ये सब यूज हो रहे थे, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट हाँ कम लेवल पे हो रहे थे, फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड, जो कि हाँ लार्ज स्केल पे काम करती हैं, ठीक है। जब वो चीज प्रोसेस ही नहीं कर रही है, तो आपने देखा होगा उस टाइम पे न्यूज में था दैट ओजोन लेयर हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अगेन, वो ओजोन होल भरना स्टार्ट हो गया था। रीजन क्या था, O3 बन तो रहा था, बट क्योंकि अब आपने वो कॉम्पिटिटर जो उसका था, जो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, उसे आपने हटा दिया। अब रेफ्रिजरेंट्स को जो एकदम से ना वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट्स में जा रहे हैं, बट अब वो सिर्फ 10 के अमाउंट में पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है O3 फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, क्या दैट वाज द थिंग। ये रेफ्रिजरेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स इन सब में प्रेजेंट होता है, तो हेंस यूएनईपी एनवायरनमेंट के लिए जो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने ये चीज किया था कि यू हैव टू बैन केएफसीज, तब जाके ही O3 रिफॉर्म हो पाएगी, ठीक है। So it is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerants throughout the world in order to save ourselves from the radiation, ठीक है। This was the next topic, ozone layer depletion। क्या, तो ओजोन लेयर क्या है, एक O3 मॉलिक्यूल के थ्रू जो लेयर बनती है, स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर होती है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, ठीक है क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे, ये चीज होती है। तो ये एक लेयर है, इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द CFC मॉलिक्यूल्स, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज हैपनिंग। थिनिंग कैसे हो रहा है, बिकॉज दिस क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव, and hence they are this we can say depleting the O3 molecule, they are breaking the O3 molecule, and O3 molecule break होते ही क्या होगा, less number of O3 present, तो वो layer automatically thin हो जाएगी, ठीक है। this was your next topic and this is the last topic of this chapter। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें से दो चीजें पता होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मैनेजिंग द गार्बेज। तो गार्बेज हमारा दो तरह का होता है, तो ऑर्गेनिक, तो हम वी कैन से हमारा वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट्स के पील्स हो गए, ये सब जो किचन वेस्ट यूज होते, विच कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली, ठीक है, डिकम्पोजर्स इजीली उसे डिकम्पोज कर पाएंगे। एक होता है आर्टिफिशियल मैन मेड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, और भी जो तुम्हारे वी कैन से रेडियो एक्टिव जो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, विच वी यूज इन सम ऑफ द हायर प्लांट्स, वो सब डिग्रेडेबल नहीं है। तो यही डिफरेंशिएट हमें करना है कि जो सब्सटेंस इजीली ब्रेक डाउन हो जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस से बाय डिकम्पोजर्स, दे आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो उनका वेस्ट हम अलग रखते हैं ताकि हम उसे ढंग से अलग तरीके से प्रोसेस कर पाए, एंड जो नहीं ब्रेक डाउन हो सकते वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उन्हें हम अलग तरीके से गार्बेज में रखते हैं ताकि हम उनका कुछ और यूटिलाइजेशन कर पाए, उन्हें रीफॉर्म करना है, रीसाइकिल करना है, रीयूज करना है, ठीक है, बाकी चीजों को डिग्रेड करना है हमें ताकि वो सॉइल में जाए, दोबारा से कुछ और ग्रो हो। दिस इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इकोसिस्टम में यही चीज है कि देखो ये तो साइकिल में दोबारा हेल्प में हो जाए, कैसे साइकिल में हेल्प होगा, क्योंकि डिग्रेड हो सकता है, सब्सटेंस दोबारा माइनर पार्टिकल्स में जा सकते हैं, तो ये तो चला जाएगा वापस सॉइल में, ठीक है, ये तो वापस सॉइल में चला जाएगा और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करेगा, हेंस जो वहां से जो प्लांट साइकिल स्टार्ट होती है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ हेल्प नहीं करने वाले हैं सॉइल को, ये इनफैक्ट सॉइल को और बर्बाद कर देंगे। इन्हें हम अलग तरीके के रखेंगे, अलग तरीके डस्टबिन में रखेंगे, एंड ऑल्सो अलग तरीके से इन्हें रीयूज रिसाइकिल करने का सोचेंगे, ठीक है, ताकि ठीक है अभी ये वेस्ट हो गए, मेटल कैन लिया, मेटल कैन वेस्ट हो गया, आप उसे रीयूज तो कर सकते हो ना,
सड़ेगा तो है नहीं वो, आप उसे पेंट करो, रीयूज कर लो, अपने ही घर में कहीं लगा लो। या वेस्ट बेस्ट, घर उसमें स्कूल में हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करते थे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का ही सामान लेके आते थे आप, तो वो कभी भी डिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं होता था। हम लेके आते थे कोई कांच का बना हुआ सामान है, कोई मेटल का सामान है, उसे हम पेंट कर रहे हैं, कुछ और तरीके का बना रहे हैं, शो पीस बना दिया, तो क्या होगा, वो एक तरह का बस रीयूज हो गया सामान, उसे और सालों तक यूज कर लो, क्योंकि डिग्रेड तो वैसे भी नहीं होगा वो, या कितने भी साल तक खींच लो डिग्रेड तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दो तरह के सब्सटेंस हैं, एंड दीज टू आर द डस्टबिन्स फॉर देम, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, यही मिलते होंगे, मेट्रो में जाओ कहीं भी जाओ यही दो कलर के मिलेंगे। बायोडिग्रेडेबल इसमें डालो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द वेस्ट विच डिकेज फास्टर रेट, दिस इज द डिके विच रिलेटिवली एट स्लो पेस, और स्लो पेस का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत टाइम लग जाएगा, मेटल कैन को डाल दो सॉइल में, वो मेटल कैन ही रहने वाली है, आप बुढ़े हो जाओगे, मेटल कैन वैसी की वैसी रहने वाली है। द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिलेटिवली लो, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगा, दोबारा सॉइल में चला जाएगा, इसे हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, स्क्रैप करोगे, प्रेस कर दोगे, कुछ नया फॉर्म करोगे, इसका कि कॉस्ट ज्यादा आती है। वेस्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय नेचर, यस सॉइल में वापस चला जाएगा, और ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा सॉइल में वापस, ये बिल्कुल भी रीयूज, ठीक है। तो दिस वाज योर एनवायरनमेंट चैप्टर, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ना है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है इसमें, इकोसिस्टम के बारे में है, डेफिनेशन पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ लो, उसके टाइप्स एंड द कॉम्पोनेंट, ठीक है। देन वी हैव द फूड चेन, फूड वेब, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ो। देन द ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी लेवल्स होते हैं वो, उसका 10% लॉ, 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होगी, ये आ गया कॉन्सेप्ट। देन यू हैव द ओजोन लेयर, डिप्लीट, ओजोन लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन दे सकता है, ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, उससे कैसे बचोगे, कैसे क्या चीज़ करोगे। और हमारी टेस्ट सीरीज में इस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो ऑलरेडी साइंस की टेस्ट सीरीज में गिवन है। तो अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, अब तो बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अगर नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है, 10th की भी जल्दी आ जाएगी। नाउ हाँ बस यही चैप्टर था, तो गो एंड रिवाइज, अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, नेक्स्ट चैप्टर में आई टेक अप दैट कमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।